गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग डाटा को इकट्ठा कैसे करते हैं। थर्ड चैप्टर में आपने डाटा को करेक्ट करने की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है। भाई, हमारे डाटा को जो है ना सैंपल के मेथड से भी कैसे चूज करते हैं। सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि डाटा को कलेक्ट प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा को कैसे करते हैं। देखिए, जितना भी आपने डाटा इकट्ठा किया है वो सब डाटा आप इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं, लेकिन वो डाटा तब तक बेकार है, तब तक उसका कोई भी यूज़ नहीं है जब तक वो सामने वाले की समझ में ना आए। तो जो डाटा आपने इकट्ठा किया है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर है, मतलब एक अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से उसे अरेंज नहीं किया हुआ है। वो एक अनअरेंज डाटा है। आपको उसे क्या करना है, एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है ताकि कोई व्यक्ति अगर उसको समझना चाहे तो वो उसको आसानी से समझ पाए। तो हम आज इस चैप्टर में यही पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि आप एक अनऑर्गेनाइज डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या कहा कि आपकी क्लास के 10 बच्चों का एक इकोनॉमिक्स का टेस्ट ले लिया। क्लास में 10 बच्चे थे भाई, टेस्ट हुआ 20 नंबर का। ठीक है, किसी बच्चे के नंबर आए 20, किसी के आए 15, किसी के आए 10, किसी के 3, किसी का 5, किसी का 7, किसी का 2, किसी का 0, किसी का 9, कोई एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उन सबके जो टेस्ट लिए और सबके नंबर निकाल के रख लिए, लेकिन मैंने किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा, किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं लिखा। वो जो सारा टेस्टों का शेड्यूल पड़ा है, बच्चों के नंबर के शेड्यूल पड़े हैं, वो मात्र मेरा क्या है, एक डाटा है। कौन सा डाटा? अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। मुझे उसे अरेंज करना है। मुझे अरेंज कैसे करना है, या तो मैं उन्हें रोल नंबर वाइज अरेंज करूंगा, या मैं उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूंगा, नेम वाइज अरेंज करूंगा, जैसे पहले ए नाम वाले, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, या मैं उनको रोल नंबर वाइज अरेंज करूंगा। ठीक है, तो इस डाटा को अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाता है। आज हमारे को इस चैप्टर में यही चीजों को पढ़ना है। अगर आपने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को पढ़ लिया है, फोर्थ चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स का बेस है। जिसने इस चैप्टर को कर लिया वो आगे के सभी चैप्टर्स को समझ जाएगा और उसका प्रैक्टिकल भी बड़ा मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के लिए हर बच्चे को बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चैप्टर बड़ा आसान है, सिंपल है, आपने 9th-10th लेवल में किया भी है। आइए शुरू करते हैं। कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। कहता है व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर, आपको पता है इन्वेस्टिगेटर वो व्यक्ति होता है जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। कलेक्ट्स डाटा फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जब कोई इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी डाटा को कलेक्ट करता है। दीज आर जस्ट रो डाटा। रो डाटा का मतलब है ये बेकार डाटा है, इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है जब तक इसको प्रॉपर फॉर्म में हम इसको अरेंज ना करें। कहता है रा डाटा आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। जैसे अगर बच्चों के मार्क्स लिखे हुए, मैंने अभी एग्जांपल लिया है। ठीक है, किसी बच्चे के मार्क्स 10 है, किसी के 20 है, किसी के 15 है, किसी के 13 है, किसी के 17 है, किसी के 19 है, किसी के 11 है, किसी के 12 है। ठीक है, किसी के 9 है और किसी के 3 है। क्लियर? तो ये सिर्फ रोल मार्क्स हैं बच्चों के। मुझे नहीं पता कि ये किस बच्चे के कितने नंबर हैं, किस रोल नंबर के कितने नंबर हैं। तो ये सब मेरा क्या है, रो डाटा है, जिसे मैंने अभी तक अरेंज नहीं किया है। रो डाटा और नॉट कैपेबल ऑफ ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। रो डाटा आपको किसी भी तरह का मीनिंगफुल कंक्लूजन यानी कि सही रिजल्ट नहीं देता है। दिस इज जस्ट लाइक ए लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप और आइडेंटिटी। दिस इज जस्ट लाइक ए लंप ऑफ क्ले। क्ले का मतलब होता है ये एक इकट्ठी मिट्टी जैसे पड़ी होती है। ठीक है, जिसको अभी तक प्रॉपर शेप में अरेंज नहीं किया, यानी कि एक चिकनी मिट्टी की तरह है। जैसे चिकनी मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये रो डाटा भी अभी तक केवल एक रो डाटा है, ये लंप ऑफ क्ले है। ठीक है, चिकनी मिट्टी की तरह है, इकट्ठा तो किया हुआ है लेकिन उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया हुआ। विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप और आइडेंटिटी, जिसको ना ही कोई नाम दिया गया है। जैसे जब मैं इसका नाम दूंगा, मैं इसका नाम दूंगा मार्क्स। ठीक है, मैं इसका नाम दूंगा रोल नंबर, तो ये प्रॉपर ऑर्डर का फॉर्म शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये केवल आपका एक रो डाटा है जिससे कोई भी कंक्लूजन निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर दीज आर प्रेजेंटेड फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स। डाटा को पहले किसी भी फाइनल ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन से पहले अरेंज करना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर। ये सारी फिगर्स हैं, हम इस एक इंडिविजुअल आइटम को, ये आइटम है आपकी सारी की सारी, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं ये हमारी सारी की सारी क्या है, फिगर है, ठीक है। बच्चों के मार्क्स हैं, ये एक एक आइटम है, तो ये सारे के सारे मार्क्स हैं हमारे, ठीक है। ये फिगर बोल दो या इनको आइटम बोल दो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म दैट कंपैरिजन of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है इन फिगर्स को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करो सो डैट कि हम इनका आपस में कंपैरिजन कर सकें। सिमिलर डाटा का मतलब सेम डाटा, भी पास वाले कितने हैं, फेल वाले कितने हैं, ठीक है, मेरिट वाले कितने हैं, सिमिलर डाटा भी मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल, ताकि हम इसको पहले आपस में क्या, एक फीचर वाले बच्चे मतलब टॉपर बच्चों को पहले ले आए, कमजोर वालों को बाद में ले आए, मिड वालों को बाद में ले आए, और फिर बाद में इनका क्या कर सके, आपस में कंपैरिजन कर सके। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन सच ए फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ द सिमिलर डाटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। आगे चलते हैं। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज to distribute these into different classes on the basis of their characteristics। Method of organization of data is to distribute these into different classes। Organization का मतलब होता है इसको अलग अलग क्लासेस में क्या कर लेना, डिवाइड कर देना, on the basis of their characteristics, या हम बोल सकते हैं on the basis of their similarity, ठीक है। हम उसको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिच और पुअर, दो क्वालिटी हो गई है। रिच वाले सारे एक कैटेगरी में आ जाएंगे, पुअर वाले अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कहते हैं कि डाटा है जो रिच और पुअर का, इज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इनटू डिफरेंट क्लासेस। दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एक रिच है और दूसरी क्या है, पुअर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रिच वाले रिच की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, पुअर वाले पुअर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसे दो अलग अलग क्लासेस में क्या कर दिया, बांट दिया। और जब दो अलग अलग क्लासेस में बांटूंगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रो डाटा, ये रो डाटा है, इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज, हमने एक सीरीज बना दी, इन ए मैनर सच दैट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ देम। एक रो डाटा को हमने एक प्रॉपर सीरीज में अरेंज कर दिया ताकि उससे सही मीनिंग निकाले जा सके। द प्रेजेंट चैप्टर डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में, फोकस ऑन द कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू वेरियस टिपिकल ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, और आपके रो डाटा को अलग अलग सीरीज में कन्वर्ट करना भी हम इसमें सीखेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए कहता है, मान लीजिए देयर आर 200 फैमिली इन योर लोकेलिटी, यू हैव कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग देयर इनकम। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक रो डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर देना, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। और उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लासिफिकेशन, जो रो डाटा को उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, अब उसी बारे में आपको बता रहा है। कहता है देखिए, देयर आर 200 फैमिली इन योर लोकेलिटी, यू हैव कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग देयर इनकम। आपने उनकी इनकम के बारे में, उनके एक्सपेंडिचर के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, उनके रिलीजन के बारे में, साइज ऑफ फैमिली के बारे में, ठीक है, मतलब लोग कितना कमाते हैं, खर्च कितना करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस धर्म से हैं, ठीक है, साइज ऑफ फैमिली, फैमिली का साइज कितना बड़ा है, जॉइंट फैमिली है या कैसी है। तो आपने एक सर्वे किया आपकी लोकेलिटी एरिया के अंदर 200 फैमिली के ऊपर, बट दिस डाटा विल बी ऑफ लिटिल यूज और अनलेस यू नो हाउ मेनी फैमिलीज आर एजुकेटेड एंड हाउ मेनी आर अनएजुकेटेड। ये आपके डाटा बिल्कुल बेकार रहेगा जब तक आपको ये नहीं पता लग जाता कि इस फैमिली में कितने एजुकेटेड है और कितने अनएजुकेटेड है, ठीक है। हाउ मेनी फैमिलीज अर्न इनकम एक्सीडिंग 5000 पर मंथ, कितने ऐसे परिवार हैं जो 5000 रुपए पर मंथ से ज्यादा कमाते हैं। एंड हाउ मेनी अर्न 500 और लेस पर मंथ, और ऐसी कितनी फैमिली है जो 500 से भी कम कमाती हैं। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेक द रो डाटा मीनिंगफुल, इस रो डाटा मीनिंगफुल बनाने के लिए दीज मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने रिच और पुअर में बांटा था, टॉपर बच्चे के बीच में, लोअर बच्चे के बीच में और मिडिल बच्चे के बीच में बांटा था, उसी प्रकार आप क्या करेंगे, जो 200 फैमिली का आपने सर्वे किया है उसको भी अलग अलग क्लासेस में बांटेंगे उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। भाई रिच वाले एक क्लास में, पुअर वाले एक में, तो रिच वाले रिच की कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे, पुअर वाले पुअर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे, एजुकेटेड एजुकेटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे, और अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे। सच एज
educated family and uneducated families, rich family and poor family, etc. Each such divisions of data is called class. जब आप दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट रहे हैं तो हर जो डिवीजन आपने किया है, जैसे रिच एंड पुअर, तो ये रिच क्लास हो गई, ये कौन सी होगी, पुअर क्लास हो गई. ईच सच डिवीजन ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्लास एंड द प्रोसेस बाय विच डाटा, और उस तरीके को जिसमें हमने इसे अलग अलग क्लासेज में बांटा है, हमने बांटा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, भाई रिच वाले एक में, पुअर वाले दूसरे में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी, जैसे मैंने भी बताया. और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है ये फीचर सेम चीजें और ये अलग अलग चीजें, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बांटना क्लास कहलाता है, और जो इस प्रोसेस को करते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. दस क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब दो ग्रुप बांट दिए, एक रिच क्लास का ग्रुप, एक पुअर क्लास का ग्रुप. दस क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस. इन द वर्ड्स ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर ने इसको डिफाइन किया है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, जो थिंग्स हमने अरेंज करी हैं, रिच वाली और पूरी सारी थिंग्स ही, अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स, वन ग्रुप फॉर रिच, वन ग्रुप फॉर पुअर. जो हमारे पीपल थे जिन 200 फैमिली का हमने डाटा इकट्ठा किया है, वो 200 थिंग्स थी हमारी, उनको 2 अलग अलग क्लासेज में डिवाइड किया. इन ग्रुप और क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रिसेंबल्स, रिसेंबल का मतलब हो गया उनकी सिमिलरिटीज, और एफिनिटीज का मतलब भी सिमिलरिटी होता है, उनकी सिमिलरिटी के बेस पर. एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं. डेट में एग्जिस्ट अमंग ए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो आपके इंडिविजुअल है वो सब अलग अलग है. जो डाइवर्सिटी ऑफ मतलब सभी इंडिविजुअल अलग अलग है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक सेम है, यानी कि अगर वो रिच क्लास में आते हैं तो रिच क्लास में डाल देंगे, और पुअर में आते हैं तो पुअर भी डाल देंगे. तो जो आपका 200 फैमिली का डाटा था, आपने क्या किया, उसको 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया, और हर इंडिविजुअल अलग अलग था. उनको सिमिलरिटी के बेस पर, यानी कि रिच वाली अगर वो क्लास में आते हैं तो रिच क्लास में सिमिलरिटी होगी, और पुअर वाली में आते हैं तो पुअर वाली क्लास में डाल दिया. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं. फिर से रिपीट करता हूं, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स. 200 की 200 फैमिली हमारी 200 थिंग्स हैं. आइदर एक्चुअली का मतलब जो हम वास्तव में करते हैं, और नोशनली का मतलब होते हैं जो सिर्फ प्रेडिक्शन से करते हैं. इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस, उनकी सिमिलरिटी के बेस पर 2 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया. एंड गिव एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दिया. रिच क्लास का एक्सप्रेशन है, पुअर का भैया आपकी फैमिली रिच में आती है, आपकी फैमिली पुअर में आती है, उसको दिखाना. टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुणों को. डेट में एग्जिस्ट अमंग ए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल, किस इंडिविजुअल में कौन सी क्वालिटी है कि वो रिच क्लास में है या पुअर क्लासेस में है, उसमें डिवाइड करना. ठीक है, तो सिंपली कहूं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्वालिटी के बेस पर आप उसे 2 अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे. ठीक है, दिस डेफिनेशन जस्ट 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. यहां से हमारे को 2 बातें पता लगती हैं. पहला, डाटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, रिच एंड पुअर. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पर्सन में बी क्लासिफाइड एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड. इन्होंने डिवाइड किया एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, यानी कि 2 बेसिस पर. डाटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास सिमिलरिटी, यानी कि जो क्लास सिमिलरिटी है, रिच एजुकेटेड वाले एजुकेटेड में जाएंगे और अनएजुकेटेड वाले अनएजुकेटेड में जाएंगे, सिमिलरिटी के बेस पर. ऑल सिमिलर यूनिट्स आर पुट इन वन क्लास, यानी कि जो एजुकेटेड है वो रिच एजुकेटेड के अंदर एक क्लास में चले जाएंगे. एंड एज द सिमिलरिटी चेंजेस, जैसे ही वो अनएजुकेटेड हो जाते हैं तो वो दूसरी क्लास में चले जाएंगे अनएजुकेटेड के अंदर. ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक. और अब ये कहता है क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं. देखो, अब आपके पास पूरा 200 फैमिली का डाटा था, उससे आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते थे. आपने उसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड को इकट्ठा करके अपनी एक डायरी में लिख लिया, 200 के 200 परिवार वाइज, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने एजुकेटेड हैं कितने अनएजुकेटेड हैं, तो आपने उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. उसमें आपके एजुकेटेड की नंबर आ जाएंगे, अनएजुकेटेड का नंबर आ जाएगा, एजुकेटेड वाले रिच है या पुअर है उनके बारे में भी पता लग जाएगा, अनएजुकेटेड वाले रिच है या पुअर है उनके बारे में भी पता लग जाएगा. तो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन का आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या पर्पस था. ठीक है, आइए हम देखते हैं एक करके. कहता है पहले सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस. आपका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो डाटा को सिंपल करना ताकि आसानी से समझ सके, और ब्रीफ छोटा करना. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट डाटा इन ए फॉर्म दैट अपीयर्स टू बी ब्रीफ एंड सिंपल. छोटा करना और सिंपल करने के लिए यूटिलिटी.
क्लासिफिकेशन एनहांस यूटिलिटी ऑफ डाटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन एनहांस का मतलब इंक्रीज कर देता है यूटिलिटी ऑफ डाटा। डाटा की यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है, आपके डाटा की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर देता है। एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। डाइवर्स का मतलब जो आपकी 200 फैमिली थी वो सभी अलग अलग थी, उन सबको उनकी सिमिलरिटी के बेस पर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में, रिच और पुअर में डाल देता है। इससे आप लोगों को रिच क्लास के बारे में पता लग जाता है, पुअर क्लासेस के बारे में पता लग जाता है और आपका डाटा भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहता है क्लासिफिकेशन एनहांस यूटिलिटी ऑफ डाटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा। ओके, फिर बोलता है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है क्लियर रूप से, बिल्कुल स्पष्ट। क्लासिफिकेशन रेंडर्स। रेंडर्स का मतलब होता है प्रोवाइड्स ऑब्वियस डिफरेंसेस, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफरेंसेस को दिखाता है जो आपके पास डाटा है। अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टली, मतलब क्लियर रूप से, भाई रिच वाले एक, पुअर वाले एक, तो डाटा जो क्लासिफिकेशन है वो आपके डाटा को बिल्कुल क्लियरली शो करता है कि रिच क्लास कौन सी है, पुअर क्लास कौन सी है, एजुकेटेड कौन सी है, अनएजुकेटेड कौन सी है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को जानना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। फिर बोलता है कंपेरेबिलिटी, ठीक है, डाटा कंपैरिजन भी कर सकते हैं एजुकेटेड का अनएजुकेटेड के साथ। एजुकेटेड वाले रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, अनएजुकेटेड वाले रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, तो आप सब जान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अनएजुकेटेड रिच नहीं हो सकता, अनएजुकेटेड बहुत ज्यादा रिच भी हो सकता है और एजुकेटेड बहुत ज्यादा गरीब भी हो सकता है, ठीक है। आजकल बेरोजगारी बहुत है, तुम समझ सकते हो भाई, ठीक है। फिर बोलता है साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक तरीके से उसको बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर देता है साइंस के तरीके से, जिससे कि कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है और डाटा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा इन ए साइंटिफिक मैनर विच इंक्रीज देयर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वास को बढ़ा देता है, क्योंकि सभी डाटा को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अरेंज किया जाता है। फिर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जो आप क्लासीफाई कर देते हो वो डाटा अट्रैक्टिव भी लगता है और इफेक्टिव भी होता है। देखिए, मैंने मान लीजिए 200 फैमिली का डाटा इकट्ठा किया और लाइन में लिखता चला गया, मैं इससे मिला, मैं इससे मिला, मैं इससे मिला, 200 फैमिली डाटा इकट्ठा हो गया। ना तो वो अट्रैक्टिव है ना वो इफेक्टिव है, एक कहानी की तरह हो जाएगा और कहानी आपको पढ़ने में मजा नहीं आता, ठीक है। मैं छोटी सी बात करता हूँ, कहता हूँ मैं मानता हूँ कि मतलब मैंने हरियाणा का, पंजाब का और यूपी का 3 अलग अलग स्टेट्स का क्या किया, मैंने ये देखा कि साइकिलें कितनी फर्म बनाती हैं, मतलब पंजाब में कितने दुकानदार साइकिल बनाते हैं, हरियाणा में कितने बनाते हैं, यूपी में कितने बनाते हैं। मैं उसको एक स्टोरी की तरह लिख दूं तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन देखो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से शो कर रहा हूँ, अब 1 मिनट में समझ जाएंगे। ये टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको। कहता हूँ कि नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग बाईसाइकिल इन 2013 अकॉर्डिंग अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन में कितने साइकिल्स बने हैं 2013 के अंदर, आप 1 मिनट में बता देंगे। ये पंजाब प्लेस की बात कर रहा हूँ सर, 30 दुकानें हैं जो साइकिल का प्रोडक्शन करती है। हरियाणा में सर 20 बनाती हैं। यूपी में सर 25 दुकानदार हैं जो साइकिल बनाती है। 1 मिनट में समझ में आ गया, लेकिन अगर पूरी साइकिल बनी हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, प्लेस के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन हो गई हमारी। अभी बोलता है कि क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या गुण है, मतलब जब आप क्लासिफाई करते हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। पहला बोलता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द रो डाटा शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें हर आइटम, यानी कि 200 की 200 फैमिली, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा गेट्स इनटू सम ग्रुप्स और क्लास। वो 200 की 200 फैमिली किसी न किसी क्लास में आ जाए, चाहे तो वो रिच में है, चाहे वो पुअर में है, चाहे वो एजुकेटेड में है, चाहे वो अनएजुकेटेड में है। नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट, किसी भी परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी आइटम छूटनी नहीं चाहिए। ये 200 के 200 परिवार हमारी 200 आइटम्स हैं, हमें इन 200 आइटम्स को क्या करना है, अरेंज करना है। और जो अरेंजमेंट का प्रोसेस है उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा बोलता है क्लैरिटी। जब आप क्लासीफाई करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि समझ में आ सके। क्लासिफिकेशन ऑफ द रो डाटा इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल, दैट इज देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन द ग्रुप। हमारे को किसको किस ग्रुप में डालना है इस बारे में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और सामने वाली पार्टी को सारी बातें समझ में भी आ जानी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल सिमिलर। ऑल आइटम्स इन ए ग्रुप्स और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर, मतलब रिच वाले में केवल रिच होने चाहिए, उसमें पुअर नहीं होना चाहिए। पुअर वाले में केवल पुअर होने चाहिए, उसमें रिच नहीं होना चाहिए।
एजुकेटेड फैमिली में केवल एजुकेटेड होने चाहिए, क्योंकि होमोजेनिटी का मतलब, सिमिलरिटी का मतलब यही होता है कि उसमें दूसरी क्वालिटी या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स या दूसरी क्लास का बंदा इन्वॉल्व ना हो। फिर बोलता है सुटेबिलिटी, द कंपोजिशन, मतलब जो पूरा डाटा हमने इकट्ठा किया है, द कंपोजिशन जो डाटा इकट्ठा किया गया ऑफ द क्लास मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। ठीक है, जो आपने डाटा इकट्ठा किया है और वो आपके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। ठीक है, आपकी इंक्वायरी को पूरा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, अगर आप एक स्कूल के बच्चों की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जानना चाहते हैं, देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट और मैरिटल स्टेटस वुड मेक नो सेंस। आप रिच और पुअर के बारे में जान रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जान रहे हैं, तो आप उनके इनकम के बारे में जानेंगे, ना कि ये देखेंगे कि वो शादीशुदा है या नहीं है, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, इस बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपको जेब खर्च कितना मिलता है और आपके पापा की मंथली इनकम कितनी है या मदर की मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, द डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स एंड द मैरिटल स्टेटस। उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर बोलता है स्टेबिलिटी, a particular kind of investigation should be based on the same set of classification. This base should not change with each investigation. कहता है a particular kind of investigation should be based on the same set of classification. जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके क्लासिफिकेशन का सेट सेम हो, उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम कर रहे हो, दिस बेस शुड नॉट चेंज, जब आप दोबारा क्लासीफाई कर रहे हो तो ये जो बेस आप मान के चल रहे हो उसमें दोबारा कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने एक तरीके को अपना लिया, एक मेथड को अपना लिया, तो उसमें कोई भी चेंज ना करें। फिर बोलता है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है जो आपने डाटा इकट्ठा किया है उसमें अगर आप अपने पर्पज के अकॉर्डिंग को चेंज करना चाहते हैं तो कर भी लीजिए, उसे बोलते हैं इलास्टिक। क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन मैचिंग विद द चेंज इन द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर स्टडी। कहता है कि जो डाटा आपने क्लासिफाई किया है वो इलास्टिक होना चाहिए, उसमें चेंज पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि देयर शुड बी स्कोप, स्कोप का मतलब जगह होना चाहिए, फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन मैचिंग विद द चेंज इन द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर स्टडी। अगर मेरे पर्पज बदल जाता है, मेरा ऑब्जेक्टिव बदल जाता है, पहले मैं किसी और पर्पज के लिए क्लासीफाई कर रहा था, मैं किसी और पर्पज के लिए कर रहा हूँ, पहले मैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बेस पर क्लासीफाई किया था, अब मैंने रिच और पुअर के बेस पर क्लासीफाई किया है, तो उसमें अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज करना चाहूँ तो उस क्लासिफिकेशन में चेंज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी एक क्वालिटीज ऑफ ए क्लासिफिकेशन। पहला, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसमें कोई डाटा नहीं रहना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में ना जाए, सूटेबिलिटी आपके पर्पज को और इन्वेस्टिगेशन को पूरा करता हो, स्टेबिलिटी उसमें किसी प्रकार का डाटा में कोई चेंज पॉसिबल नहीं होना चाहिए, जिस बेस को हम मान के चल रहे हैं उस बेस में कोई चेंज ना हो, इलास्टिक आपने जो डाटा इकट्ठा किया उसमें चेंज पॉसिबल है, क्योंकि आप जब कल को आपका पर्पज बदल जाता है तो उस पर्पज के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज आसानी से कर पाए। तो ये था इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, आप किस किस बेस के ऊपर क्लासीफाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं। कहता है देयर में बी डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एज शोन इन द चार्ट बिलो। पहला बोलता है ज्योग्राफिकल, दूसरा बोलता है क्रोनोलॉजिकल, तीसरा क्वालिटेटिव और चौथा बोलता है क्वांटिटेटिव। तो आप 4 बेसिस पर डाटा को क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला ज्योग्राफी यानी कि एरिया के बेस पर, दूसरा क्रोनोलॉजिकल यानी कि आपका जो है टाइम के बेस पर, ठीक है, तीसरा क्वालिटेटिव क्वालिटीज के बेस पर और चौथा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी के बेस पर। ठीक है, क्वालिटेटिव में 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल और मैनीफोल्ड। सिंपल का मतलब होता है सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही क्वालिटी के बेस पर, और मैनीफोल्ड जब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो उसको मैनीफोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पेटियल, इसका एक और नाम है स्पेटियल, याद रख लेना। कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब ज्योग्राफी वाइज यानी कि एरिया वाइज हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डाटा को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल भी लिया था कि आपने क्या किया, आपने ये देखा कि कितनी फर्म बाइसिकल्स को बना रही हैं, तो जो टोटल बाइसिकल है उसमें पंजाब में कितने फर्म बना रही हैं, हरियाणा में कितनी बना रही हैं और यूपी में कितने बना रही हैं। ये क्लासिफिकेशन टेबल के बेस पर है, और नीचे इसी को मैंने क्या कर रखा है, ग्राफ में भी दिखा रखा है, आप देख सकते हैं।
पहले आता है जी आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल का मतलब हो गया एरिया वाइज क्लासीफाई करना, ठीक है। कहता है दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा। अलग अलग लोकेशन का डाटा दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल डाटा रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग साइकिल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फर्म साइकिल बना रही हैं वुड बी क्लासिफाइड एज अंडर, ठीक है। ये मैंने जो आपको डिफरेंस दिखा रखा है, ये दिखा रखा है मैंने टेबल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया हुआ है, और जो नीचे मैंने किया हुआ है ये मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। पहले टेबल को समझाता हूँ फिर ग्राफ को बताता हूँ, ठीक है। दोनों ही क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। जब टेबल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, कहता है प्लेस पंजाब में नंबर ऑफ फर्म 30 हैं, हरियाणा में 20 हैं और यूपी में 25 हैं। क्या कर रखा है मैंने, ज्योग्राफी वाइज कितनी बाइसिकल भारत में बन रही हैं, इंडिया में कितनी बाइसिकल का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी ऐसी फर्म्स है जो बना रही हैं। तो ये दे रखा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, ये अलग अलग स्टेट वाइज दे रखा है कि पंजाब में 30 फर्म्स, हरियाणा में 20 और यूपी में 25, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब मैंने इसे ग्राफ से दिखाया, तो मैंने यहाँ दिखा दिया नंबर ऑफ फर्म्स जो क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, और नीचे दिखा दिया प्लेस कि पंजाब, हरियाणा और यूपी। आप एक मतलब डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस लेकर के आप अलग अलग 2 पॉइंट डाल लेंगे कि पंजाब में कितनी फर्म्स हैं। ऊपर आप जानते हैं 0 से इस तरफ हम जाते हैं तो हमारी क्वांटिटी लगातार से इंक्रीज होती है, और 0 से वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो यहाँ भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो दिखा रखे हैं, ये आपके एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस। तो आप चेक करेंगे कि पंजाब में हमारी कितनी फर्म प्रोडक्शन करती हैं, 30, ठीक है। तो ये पंजाब को इसने एग्जांपल लिया, इसमें अलग शेड भरा हुआ है, इसमें अलग शेड और इसमें अलग शेड, तीनों की शेड आप देख सकते हैं अलग अलग है। पंजाब में 30 फर्म्स बना रही हैं, तो आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि भाई पंजाब में ज्यादा प्रोडक्शन है, फिर यूपी में है और फिर क्या है, हरियाणा में है। यानी कि हरियाणा में बाइसिकल का प्रोडक्शन तीनों के कंपेरेटिवली कम है। तो देखो मैंने कंपैरिजन भी कर लिया और डाटा बड़े आसानी से समझ भी पा रहा हूँ। अगर ये डाटा एक कागज पे लिखा होता तो सारा का सारा रॉ डाटा होता। उस रो डाटा को मैंने क्या कर दिया, टेबल की फॉर्म में क्लासीफाई कर दिया, और डायग्राम की फॉर्म में क्या कर दिया, ग्राफ की फॉर्म में क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो ये था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना। When data are classified on the basis of time, it is known as chronological classification. This is illustrated in the following table. Year 2011, 12 and 13 sales of a firm. कहता है कि एक फर्म है, एक दुकानदार है, उसके 3 सालों की सेल दिखा रखी है। 2011 के अंदर इस फर्म ने 80 लाख का सेल किया, 2012 में 90 लाख का और 2013 में 95 लाख का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेल लगातार से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी क्या होती है, आप बहुत लंबे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत मोटे हो, आप बहुत पतले हो, ये क्वालिटी है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, यानी कि जो फीचर्स गुणों के आधार पर या गुणों के आधार पर, ठीक है, डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आप एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, रिच हो, पुअर हो, दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्वालिटीज। आइए पढ़ते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज इन अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाटा। क्वालिटी का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जाम्पल डाटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। आपके ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आप, रिलीजन धर्म के आधार पर, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नॉलेज के आधार पर, और पॉपुलेशन। दिस क्लासिफिकेशन में बी ऑफ 2 टाइप्स। तो क्वालिटी के अंदर मैंने भी बताया था कि 2 अलग अलग बेस हैं। पहला है सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डाइकोटोमी, ठीक है। डाइकोटोमी का मतलब होता है कि कोई चीज अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि 2 डिफरेंसेस क्रिएट कर देना, है या नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। तो ये सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसमें 2 चीजों को देखा जाता है कि हेल्दी, अनहेल्दी, मेल, फीमेल। दिस इज बिकॉज डाटा डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस। या तो आप मेल है या फीमेल है, सिंपल है। एब्सेंस का मतलब नहीं है, या तो मेल है या नहीं है। मेल, फीमेल, हेल्दी, अनहेल्दी, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड आर एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटोमी। क्लियर। तो ये डाइकोटोमी का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ डाटा इन्वॉल्व्स मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, और मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है इसको। क्लियर। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या मल्टीफिकेशन या फिर मल्टीपल क्लासिफिकेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ इट
देयर में बी मोर देन 2 क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वर्कर्स में बी क्लासिफाइड एज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इसको आगे डिवाइड किया हुआ है, दीज में बी फर्दर क्लासिफाइड एज लिटरेट और इलिटरेट। स्किल्ड मतलब बिल्कुल निपुण लोग हैं, अनस्किल्ड जो निपुण नहीं है, काम करने में एक्सपर्ट नहीं है। स्किल्ड लोग 2 हो सकते हैं, या तो वो पढ़े लिखे हो सकते हैं या वो अनपढ़ हो सकते हैं। इसी प्रकार अनस्किल्ड भी, पढ़े लिखे भी अनस्किल्ड हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो लिटरेट गांव का भी रहने वाला हो सकता है और शहर का भी हो सकता है, इलिटरेट भी गांव का हो सकता है और शहर का हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बल्कि 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, पहला नंबर स्किल्ड, दूसरा लिटरेट, तीसरा रूरल, रूरल अर्बन, स्किल्ड अनस्किल्ड, लिटरेट इलिटरेट। तो ये 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इसने क्लासिफाई कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर। आगे चलते हैं, लास्ट आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जब मात्रा के आधार पर, यहाँ पर क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, केवल मात्रा को ही लिया जाएगा, क्वांटिटी को ही लिया जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है, इसको एग्जांपल समझाता हूँ। कहता है मान लीजिए नंबर ऑफ फर्म्स है, 5 फर्म ऐसी हैं जो 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट कमाती हैं पर ईयर का। 150 फर्म्स ऐसी हैं जो 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख के बीच में कमाती हैं, एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। 1500 फर्म्स ऐसी हैं, बाजार में ऐसे दुकानदार हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं और 3 लाख के बीच में कमाते हैं। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ फर्म्स ये भी क्वांटिटी है और एनुअल प्रॉफिट ये भी क्वांटिटी है, दोनों की दोनों क्वांटिटी है। पीछे वाले में आप देख रहे थे, ठीक है भाई, 2011, 12, 13 ये ईयर था, ये क्वांटिटी नहीं थी, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी आप देख रहे हैं ये क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, क्वांटिटी है। तो जब आप क्वांटिटी के बेस पर डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। देखिए आइए पढ़ते हैं। डाटा क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स ईच क्लास ऑफ डाटा, अनलाइक ब्यूटी एंड ऑनेस्टी, ब्यूटी ऑनेस्टी की बात नहीं करता है ये, इज कैपेबल of quantitative expression or can be expressed in terms of some numerical figures like weight can be expressed in kilograms and heights can be expressed in centimeter. Classes are made on the basis of numerical value of the facts. A number of classes are framed keeping in view the lowest and highest value as well as the range of value in the data. Each class of a set of data refers to phenomena like wages or profits in automobile industry which can be expressed in figures like Indian rupees. Table 3 ये कहता है डाटा को अलग अलग ग्रुप में उनके न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ईच क्लास ऑफ डाटा इज कैपेबल ऑफ क्वांटिटिव एक्सप्रेशन। जो दोनों क्लासेज हैं वो क्वांटिटिव एक्सप्रेशन को लेकर चलता है और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम न्यूमेरिकल फिगर्स लाइक वेट कैन बी एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब आप वेट ले रहे हो तो किलोग्राम में आएगा, हाइट ले रहे हो तो सेंटीमीटर्स में आएंगी, तो दोनों के दोनों क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासेज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। जो क्लासेज बनाई जाएंगी वो दोनों ही किसकी बनाएगी, न्यूमेरिकल की ही बनाई जाएंगी, ठीक है, उसमें क्वालिटी नहीं होगी। क्लियर। इन द अबव क्लासिफिकेशन प्रॉफिट इज फिनोमिना अंडर स्टडी, इट इज ए क्वांटिटेटिव फिनोमिना, हेंस इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना क्वांटिटी को ही लेके चल रहा है। नीचे दिखा रखा है, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ क्वांटिटी को दिखाएगा तो आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फिनोमिना अंडर स्टडी लाइक प्रॉफिट in the evaluation assume different values over time or across different regions. When a phenomena assume different value, it is called variable in statistic. Accordingly, quantitative classification is also called classification by variables. अब मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ, जो नया वर्ड आने वाला है, यहाँ वेरिएबल आने वाले हैं। इसमें एक नंबर ऑफ फर्म ये वेरिएबल है, एक एनुअल प्रॉफिट ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का कंसेप्ट अब आगे आगे आएगा। आप यही बात नोट करके चलिए कि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जब क्वांटिटी के बेस पर डाटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड में 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डाटा को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल में टाइम के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासीफाई करते हैं और ज्योग्राफिकल में एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को क्लासीफाई करते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन और आपका पहला कंसेप्ट यहाँ पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है। इसको अच्छे से पढ़िए और लिख लीजिए।